हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सेकंड चैप्टर आपके बिजनेस स्टडी से, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये बच्चों एक वीडियो में नहीं रिकॉर्ड हो पाएगा, इसके लिए हम इसे दो पार्ट में बनाएंगे। एक में हेनरी फ्योल सर को पढ़ाएंगे और एक में पढ़ाएंगे FW टेलर सर के बारे में। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एक बार स्टार्ट कर लेते हैं इसको। चैप्टर का नाम है आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम चर्चा करेंगे कि प्रिंसिपल का मतलब होता क्या है। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, सिद्धांत का मतलब होता है कोई गाइडलाइन। बच्चों, इस पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए, सबने अपने अनुभव से, अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने स्किल से, कई साल नौकरी करने के बाद लोगों ने अपना एक थ्योरी निकाला कि मैनेजमेंट इस तरीके से करना चाहिए। तो सबकी ये जो थ्योरी निकाली गई, सबने लिखा अपने अपने अकॉर्डिंग कि भाई मैनेजमेंट करने का ये तरीका होना चाहिए। किसी ने कहा साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, किसी ने कहा ह्यूमन बिहेवियर के तरीके से होना चाहिए। तो ये सबका प्रिंसिपल माना गया। तो ये प्रिंसिपल क्या होता है? ये जो लोगों ने गाइडलाइन बता दी, बड़े बड़े विद्वानों ने, जैसे हेनरी फ्योल सर ने बता दिया, FW टेलर सर ने बता दिया, एल्टन मायो सर ने बता दिया, पीटर F ड्रकर सर ने बताया, ऐसे कई लोगों ने बताया कि मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो मैनेजमेंट करने को लेकर सबने अपनी अपनी थ्योरी बनाई और उस थ्योरी को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो थ्योरी जो होती है वो उनके अनुभव और उनके मतलब ऑब्जर्वेशन के बेस पर बनती, जो उन्होंने देखा होता है, जैसे समझा होता है और जैसे उन लोगों ने अपने टाइम पर चीज़ों को मैनेजमेंट करते हुए लोगों को देखा होगा या खुद किया होगा, उसी तरीके से वो लोग अपने नोट्स में लिख डाले, अपनी किताबों में लिख डाले कि मैनेजमेंट ऐसे करना चाहिए। तो ये उनका प्रिंसिपल माना गया। तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? किसी के द्वारा बताई गई गाइडलाइन जो हमें मैनेजमेंट करते टाइम फॉलो करना चाहिए। क्लियर? चलिए आइए हम देखते हैं कि मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है जनरल मैनेजमेंट। आप या तो इसे जनरल मैनेजमेंट कह लें, आप इसे या तो आज जनरल मैनेजमेंट कह लें, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कह लें, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कह लें। इन दोनों के फादर हैं हेनरी फ्योल सर, दोनों के फादर हैं हेनरी फ्योल साहब। इन्होंने इस प्रिंसिपल को बनाया है और इनके इस प्रिंसिपल में 14 प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। तो इनकी थ्योरी में हम आज पढ़ेंगे 14 प्रिंसिपल्स। तो इनके इस सिद्धांत को, प्रिंसिपल को हम या जनरल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कहें या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कहें। तो इनके द्वारा, अगर आपके मान लो MCQ में कभी आता है कि हु वाज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, तो बेटा आपको हेनरी फ्योल बताना होगा। हु वाज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, आपको हेनरी फ्योल सर बताना होगा। 14 प्रिंसिपल तो आपको पता ही है। ठीक है, तो प्रिंसिपल का मतलब होता है किसी के द्वारा बताई गई कोई गाइडलाइन कि मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, कोई डायरेक्शन, उसी तरीके से हम मैनेजमेंट करते हैं। तो ये उनका प्रिंसिपल होता है। क्लियर? चलिए, और वैसे बिजनेस में हर मैनेजर को प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए। हर प्रिंसिपल से अच्छी अच्छी सीख मिलती है, समझने को मिलता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा गाइडलाइन होता है कि कैसे एक मैनेजर को डिसीजन लेना चाहिए। मतलब जनरल मैनेजमेंट, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हो बच्चों, इसका यह मतलब होता है कि किस तरीके से लोगों के द्वारा बताई गई गाइडलाइन, लोगों का मतलब कौन? हेनरी फ्योल, FW टेलर सर के द्वारा बताए गए नियम कानूनों के अनुसार कैसे आप अपने बिजनेस को लेकर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा जो है गाइडलाइन होता है, जिसमें एक मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। हम आज मैनेजमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम हेनरी फ्योल सर को या FW टेलर सर के जो द्वारा बताए गए प्रिंसिपल्स उसको फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को लेकर कैसे डिसीजन लेते हैं, यही होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।
अब आता है द मैनेजमेंट प्रिंसिपल। जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स है आर डिराइव फ्रॉम, ये कहां से पैदा होता है? ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर। भाई मान लीजिए मैं किसी कंपनी में नौकरी कर रहा हूं एज अ मैनेजर, तो मेरे पास कुछ तो ऑब्जर्वेशन होगा, कुछ मैंने अपने जीवन में सीखा होगा अपने नौकरी से कि मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, कुछ चीजों को एनालिसिस किया होगा, काफी करीब से समझा, मतलब विश्लेषण किया होगा डीप में जाकर के, कुछ चीजों के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसको पढ़ा होगा, और फिर मेरे अपने पास कुछ एक्सपीरियंस आया होगा जिससे मैंने अपने जीवन में कुछ लोगों को बताई कि मैं ये मैनेजमेंट ऐसे करना चाहिए। तो प्रिंसिपल क्या होता है मैनेजमेंट का? कि किसी कंपनी के मैनेजर के द्वारा उसके जीवन में जो उसने ऑब्जर्व किया, जो उसने एनालिसिस किया, जो उसने सीखा, उसी से लोगों को उसने बताया कि मैनेजमेंट ऐसे करना चाहिए, ये प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हेनरी फ्योल सर हो चाहे FW टेलर सर हो, इन्होंने भी किसी ना किसी कंपनी में मैनेजमेंट किया था, कोई MD था तो कोई इंजीनियर था, तो सबने अपने अपने अनुभव से, अपने अपने स्किल से, अपने अपने एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से चीजों को पढ़ा, जाना और बाद में प्रिंसिपल बना डाला कि इस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए। क्लियर? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक गाइडलाइन कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे। ये गाइडलाइन लोगों के अनुभव, लोगों के एक्सपीरियंस, लोगों के स्किल, लोगों के ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट से निकल के आया है। तो ये ऐसे बनाया नहीं गया, किसी ने बैठ के लिख दिया, सबने अनुभव किया, सबने चीजों को समझा, तब जाके लोगों ने प्रिंसिपल्स बनाए। ठीक है? तो प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, थ्योरीज। चलिए आइए देखते हैं। अच्छा ये तो हमने बताया, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। भाई देखिए, पहला होता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जो भी बातें हेनरी फ्योल सर ने बताई हो, चाहे एल्टन मायो सर ने बताई हो, चाहे पीटर F. ड्रकर सर ने बताई हो, चाहे FW टेलर सर ने बताई हो, चाहे जिसने भी बनाई हो, बेटा ये पूरा विश्व मानता है, सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके द्वारा बताई गई चीज सही है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट पे, उनके अनुभव से, उनके पूरे जीवन के एक्सपीरियंस से निकल के आई है। तो ये यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, एप्लीकेबिलिटी सब पे लागू होती है। ये सिद्धांत कहीं भी लागू होता है, कोई भी मैनेजमेंट का सेक्टर हो, जो उन लोगों ने बना दिया, जनरल गाइडलाइन। उनके द्वारा बनाए गए जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आज हम पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ेंगे, वो हमको गाइडलाइन देते हैं कि बिजनेस कैसे मैनेज करना चाहिए। फिर आता है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये हेनरी फ्योल सर और FW टेलर सर के द्वारा जो अनुभव किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपीरियंस किया गया, उसी के द्वारा, उसी के आधार पर बनाया गया है। फिर फ्लेक्सिबल, ये प्रिंसिपल जो है फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये प्रिंसिपल क्या है? समय के साथ हमको बदलना बताता है कि बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हो तो अगर कभी कोई परेशानी आ जाती तो कैसे बिजनेस को आप फ्लेक्सिबल लेकर चलोगे। कभी मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट रखोगे, कभी मैनेजमेंट को डाउन रखोगे, कभी रिजिड रखोगे, कभी फ्लेक्सिबल रखोगे, मतलब मैनेजमेंट को कैसे आपको लचीला बना के चलना है। तो ये प्रिंसिपल सबको सिखाते हैं। अगला आता है मेनली बिहेवियरल। बच्चों जितना भी प्रिंसिपल बनेगा वो खास करके ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड है, मतलब हमारे आपके साथ कैसे एक मैनेजमेंट व्यवहार करेगा, कैसे मैनेजमेंट हमारे आपके साथ मिलकर चलाया जाएगा, ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड होता है। क्योंकि एक बिजनेस में सोशल के लोग काम करते हैं, सोसाइटी के लोग काम करते हैं, वो ह्यूमंस होते हैं, तो उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाए कि मैनेजमेंट अच्छा हो। इसीलिए जितने भी प्रिंसिपल्स हैं कहीं ना कहीं लेबर है, एम्प्लॉय है, इन्हीं को टारगेट करता है, तो इसलिए ह्यूमन बिहेवियर है। अगला आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हर एक प्रिंसिपल बताता है कि कारण क्या है, प्रभाव क्या है। कोई भी मैनेजमेंट अगर किया जा रहा है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो उसको प्रॉब्लम को समझने के लिए कि ये किस कारण से, किस कॉजेस से आया और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उसको प्रिंसिपल हेल्प करता है हमें समझने में। ठीक है, चलिए देख लीजिए, आगे देखते हैं। फिर आता सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या एडवांटेज है। पहला आता है प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मतलब एक जो मैनेजर होता है कंपनी का, जो इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, उसको ये कहीं ना कहीं रियलिटी बताता है कि कैसे वो अपने अंदर की चीजों को रियलिटी में लेके आए। ये प्रिंसिपल उसको वास्तविकता बताता है कि काम कैसे करना चाहिए, कैसे आप अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करोगे, कैसे चीजों को सोचोगे, कैसे समझोगे। अगला ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, चाहे जिसने भी दिया हो, चाहे जिसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे भविष्य में, सबका प्रिंसिपल यही बताता है कि कैसे आप अपनी कंपनी में जो लेबर है, जो मटेरियल है, जो मशीन है, जो कैपिटल है, जो फाइनेंस है, इसका कितना अच्छा यूज ऑफ करेंगे ताकि कंपनी के ऊपर
कॉस्ट का बर्डन ना आए और ये बहुत अच्छी तरीके से यूज हो सके ताकि कंपनी का अच्छा आउटपुट निकल के आए, बर्बाद ना हो। तो प्रिंसिपल हमें अपने रिसोर्सेज को सही प्रयोग करना सिखाता है। अगला साइंटिफिक डिसीजन। अगर हम प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, चाहे साइंटिफिक कर रहे हैं चाहे हेनरी फ्योल सर का कर रहे हैं, हमें एक अच्छा निर्णय लेने में आसानी होती है। मतलब एक साइंटिफिक डिसीजन हम ले सकते हैं। हम कौन, मैनेजर, एज अ मैनेजमेंट अपने बिजनेस के लिए अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। आगे आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम समाज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाते हैं क्योंकि ये जितना प्रिंसिपल है ये समाज से कनेक्टेड है, सोशल से कनेक्टेड है। समाज में क्या चाहिए, लोगों को किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, कैसे हमें लोगों से बर्ताव करना चाहिए, कौन सा प्राइस रखना चाहिए, कैसे कंपनी का मैनेजमेंट सोशली कनेक्ट होगा, ये सब जिम्मेदारियों को निभाने की बात ये प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं। ठीक है। अगला आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल अगर आप सही से फॉलो कर रहे हो तो मैनेजमेंट को बताता है कैसे मैनेजमेंट को ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि कल को अच्छे एम्प्लॉय कंपनी में काम करें, एम्प्लॉय अनट्रेंड ना हो, मतलब एम्प्लॉय ऐसे हो कि जो अच्छी ट्रेनिंग वाले हो, कैसे कंपनी को एजुकेशन देना चाहिए अपने एम्प्लॉयों को, कैसे किसी प्रोडक्ट को लेकर रिसर्च करना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल हमें सब कुछ बताता है, इसका हमें ये फायदा मिलता है। अगला हेल्पफुल इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजमेंट का सबसे खास बात होता है, मैनेजमेंट करने का एक ही उद्देश्य होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना और साथ ही साथ अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना। तो हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करके, चाहे हेनरी फ्योल सर का प्रिंसिपल हो चाहे डब्ल्यू टेलर सर का, अपने मैनेजमेंट के गोल को अचीव कर लेते हैं। ये मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्लियर? हर मैनेजर को ये प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब आता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फ्योल सर के प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। पहले फ्योल सर के बारे में जान लेते हैं। पहला आता है हेनरी फ्योल सर का जन्म 1841 1841 से 1925 तक ये चले। ठीक है। इसके बाद इन्होंने एजुकेशन लिया था माइनिंग इंजीनियरिंग में। फिर इन्होंने एम्प्लॉय, ये नौकरी करते हैं फ्रेंच माइनिंग कंपनी 1860 में, और बाद में उस कंपनी में एज ए इंजीनियर अपॉइंट हुए थे। बाद में उस कंपनी में वो एमडी बन जाते हैं। और बेटा ये 1988 की बात है। जिस समय ये इस कंपनी में नौकरी कर रहे होते हैं एमडी के पोस्ट पे, उस समय कंपनी दिवालिया की तरफ जाती रहती, बैंकरप्टी होने के कगार पर रहती, लेकिन इन्होंने अपने मैनेजमेंट स्किल से कंपनी को ऊपर उठा दिया, इसलिए इनका नाम रहा। और इन्होंने बाद में 14 प्रिंसिपल्स बनाए कि कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक डूबती कंपनी को आगे बढ़ा दिया था, इस कंपनी को। इसलिए इनकी थ्योरी को आज हम पढ़ते हैं और मैनेजर फॉलो करते हैं। किसी भी कंपनी को मैनेजमेंट हो, सब फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। बच्चों कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। हम बहुत आराम से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में बच्चे बोल रहे थे कि सर आप बहुत तेजी से पढ़ाते हैं, तो इसलिए हमने कहा कि भाई बच्चों को थोड़ा सा जो है आराम से पढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है, हम देख रहे थे कि कितना हमारा रिकॉर्डिंग चला, क्योंकि कोई है नहीं यहाँ पे, तो हमें को सब देखना पड़ रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए चल रहा है। ठीक है, आगे आता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 14 प्रिंसिपल में हम ये देखो 14 प्रिंसिपल लिखे ताकि आसानी हो जाए, जल्दी समझ में आ जाए। पहला आता है डिवीजन ऑफ वर्क। पहला प्रिंसिपल इनका ये बनाया फ्योल सर ने, डिवीजन ऑफ वर्क। इनका ये मानना है कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सबके काम को सही से बांटा जाए, सबके एक्सपीरियंस, सबके एजुकेशन, सबके नॉलेज से कार्य को बांट दो, वर्क को डिवाइड कर दो, ताकि किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए और काम जो है, वर्क जो है रुकने ना पाए, प्रोडक्टिविटी अच्छी आएगी। मान लीजिए बेटा मैं एजुकेशन का टीचर हूँ, कॉमर्स पढ़ाता हूँ, और मुझे कंप्यूटर पे बैठा दिया गया, भाई आज आप अकाउंट का काम करो, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मेरे एक्सपीरियंस, मेरी एजुकेशन के हिसाब से वर्क डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट? पहला प्रिंसिपल। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैनेजमेंट होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी बात आती है, अथॉरिटी का मतलब होता है मेरे बच्चों पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की मतलब होती है आप समझिए ड्यूटीज। मतलब ये कहते हैं कि जब भी आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, जिम्मेदारी दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास जाती है? एम्प्लॉय के पास जाती है। जब भी आप किसी को जिम्मेदारी दे रहे हो तो उसको कुछ पावर दे दो, वरना अगर जिम्मेदारी, किसी को ड्यूटी बताओगे कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा, तब वो उस कंपनी में इंटरेस्ट लेके काम नहीं करेगा। अगर जैसे उसको आपने थोड़ा सा पावर दिया, थोड़ा सा पावरफुल बनाया कि सुपरवाइजर बना देते हैं, फोरमैन बना देते हैं, या उसको कुछ पावर दे देते हैं, डिसीजन ले ले उस एरिया में जिसमें काम कर रहा है, तो उसके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा। तो ये कहते हैं कि किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दे रहे हो तो उसको थोड़ा अथॉरिटी भी दे दो, पावर भी दे दो। और किसी को अगर अथॉरिटी दे रहे हो तो सिर्फ अथॉरिटी मत दो, वरना वो डिक्टेटर बन जाएगा, तानाशाह।
तो उसको भी कुछ जिम्मेदारी दे दो। तो ये इनकी ये लाइन कहती है कि किसी को आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बैलेंस करके चलो। अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो अथॉरिटी भी थोड़ा दे दो, और अथॉरिटी दे रहे हो तो प्लेन अथॉरिटी मत दो, पूरा अथॉरिटी दे दिया, जो भी डिसीजन पा रहा वो ले ले रहा, नहीं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो ताकि वो काम के प्रेशर में दबा रहे। ठीक है। अगला आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है भाई मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले लेबर के साथ डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। हर लेबर, हर एक एम्प्लॉय को आप अनुशासित करके रखें। डिसिप्लिन के कई तरीके हैं, पेनाल्टी दे दो, पनिशमेंट दे दो, नियम कानून बताओ, टाइम बताओ, शेड्यूल बताओ, तब वो काम अच्छे से करेगा और अच्छा मैनेजमेंट होगा। अच्छा आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक ही बॉस होगा जो सबको कमांड करेगा। ये ना हो कि पांच बॉस है कंपनी में और एम्प्लॉय कंफ्यूज हो रहा है हम किसकी बात को माने, तो इससे बेटा प्रॉब्लम आएगी काम को करने में, वर्क को एग्जीक्यूट करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो एक बॉस होगा जो हर सबऑर्डिनेट को कमांड करेगा। ठीक है। सबके बॉस को जो है मतलब कई लोग बॉस नहीं बनने की कोशिश करेंगे। घर में कहते नहीं कहते 4 लोग मालिक हैं, इनके घर में चल ही नहीं पाता, ऐसा बोलते हैं ना लोग गाँव में, परिवार में। तो वही कह रहे हैं, एक मालिक होगा, एक बॉस होगा, एक सबऑर्डिनेट के नीचे, तो जाकर के काम अच्छा करेगा वो। 4 लोग उसको अगर रास्ता बताओगे कि ये कर लो वो कर लो तो वो कर नहीं पाएगा। वही कह रहे हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, एक बॉस के डायरेक्शन को, एक बॉस के कमांड को कंट्रोल में वो काम करे। ठीक। अगला आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है बच्चों, इसे समझने के लिए हम पेज को यहां समझा देते हैं। ठीक है। बहुत प्यारा टॉपिक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, देखिए ध्यान सुनिए। मान लीजिए हम 4 डिपार्टमेंट बना रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और मैं मानता हूं सेल्स डिपार्टमेंट। बच्चों हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ लोग काम कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ लोग काम कर रहे होंगे। हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ सबऑर्डिनेट काम कर रहे होंगे, एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे। ध्यान सुनना, बहुत क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है। और हर सबऑर्डिनेट के ऊपर कोई ना कोई मैनेजर बैठा होगा। हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई मैनेजर होगा जो सबको डायरेक्शन दे रहा होगा और सब एक मैनेजर की बात को फॉलो कर रहे होंगे। क्लियर। लेकिन आप एक बात बताओ, हर कंपनी का टारगेट होता है गोल को अचीव करना। हर कंपनी का टारगेट होता है गोल को अचीव करना। क्लियर हुआ। अब आप बताओ, तो इस कंपनी में ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं वो भी इस गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट के लोग भी इस गोल को अचीव कराने के लिए काम कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट के लोग भी इसको अचीव कराने के लिए और इसके भी। तो वही कह रहा है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, एम्प्लॉय हैं, सब एक डायरेक्शन में काम करें। सबका एक ही टारगेट हो, कंपनी का गोल अचीव करना है। कोई अपने लिए काम ना करे, कंपनी के लिए काम करे। तो वही कह रहे हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सब मिल करके चाहे जितने भी डिपार्टमेंट है कंपनी के डायरेक्शन, कंपनी में एक डायरेक्शन में काम करे ताकि गोल को अचीव किया जा सके। समझ में आई बात? क्लियर। ठीक है। अगला आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है। अब इसका मतलब यहां समझ लेते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। डायरेक्शन वाली बात समझ में आ गई कि जितने भी इंप्लॉय काम कर रहे हैं, जितना भी डिपार्टमेंट है, सबका एक डायरेक्शन होना चाहिए, हमें गोल अचीव कराना है। ठीक है। और यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब एक बॉस होना चाहिए सबको कंट्रोल करने के लिए, सबकी बात ना माने, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ओवरलैपिंग होगा, वर्क सही से नहीं कर पाएंगे ये लोग। ठीक। अब आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बच्चों मान लीजिए मैं एक कंपनी में नौकरी करता हूं जिसका नाम है XYZ, जिसका नाम है XYZ कंपनी लिमिटेड। कंपनी में मैं गया, मैंने कहा सर मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। आप बताइए कंपनी को मेरा ध्यान देना चाहिए कि सबका ध्यान देना चाहिए? हेनरी फ्योल सर कहते हैं किसी इंडिविजुअल का ध्यान मत दीजिए आप, कंपनी सबको फोकस करके चले, कंपनी सबके हितों को, सबके इंटरेस्ट को ध्यान दे। ये नहीं किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का इंटरेस्ट देख रही है, नहीं। तो वही कह रहे हैं कि कंपनी जो है जनरल इंटरेस्ट का फेवर करे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ना देखे। ठीक है। इससे कंपनी तभी चल पाएगी, वरना कल को पार्शियलिटी होने लगेगी और कंपनी में लोगों के बीच में डिस्प्यूट और विवाद होने लगेगा। ठीक है। ये प्रिंसिपल्स ये बना रहे हैं। अगला आता है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखो बच्चा, हर एम्प्लॉय पैसे के लिए काम करता है भाई, उसका परिवार, उसकी जिम्मेदारियां हैं। तो हर एक एम्प्लॉय को फेयर रेम्युनरेशन देना चाहिए। ये ना हो कि उसको इतनी सैलरी दे रहे हो कि उसके नौकरी में उतना तो किसी नॉर्म मतलब ऐसे वो कमा ले। किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करोगे, हर व्यक्ति को जो जैसी नौकरी कर रहा है उसको उसी तरीके का रेम्युनरेशन मिलना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए, वेजेज मिलना चाहिए।
सबको उचित रेम्युनरेशन मिलना चाहिए। रेम्युनरेशन मतलब होता है पारिश्रमिक, मेहनताना, मेहनत का पैसा, सैलरी, मजदूरी, वेजेस, आप जो भी कह लें, हर व्यक्ति को सही से रेम्युनरेशन मिलना चाहिए, फेयर रेम्युनरेशन। फिर आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसको समझने का प्रयास यहां करते हैं। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या, ये देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीकरण एंड विकेंद्रीकरण। बच्चों ये कंपनी है XYZ कंपनी लिमिटेड। अब यहां पर टॉप मैनेजमेंट होगा, टॉप मैनेजमेंट होगा, टॉप मैनेजमेंट के पास पावर होगा। तो टॉप मैनेजमेंट के पास जो पावर है डिसीजन लेने का, कुछ भी करने का, इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। मतलब पावर सिर्फ एक जगह पे है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट को ये लगता है, Z बना लेते हैं, S या Z कुछ भी लिखो आप, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में, हमें तो हम तो S लिखते हैं। टॉप मैनेजमेंट को ये लगता है कि हमारे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा, हम सारा काम अकेले नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट बना दिया, और डिपार्टमेंट बना करके पावर जो है हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को दे दिया, और फिर मैनेजर से नीचे पावर फोरमैन को, सुपरवाइजर को चली गई। ऐसे यहां भी हुआ। तो पावर देखो हर जगह बट रही है, इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। और पावर जब सिर्फ इनके हाथ में है, सेंट्रलाइजेशन होता है। तो वही कह रहे हैं फ्योल सर कि जो भी पावर आप सेंट्रलाइज है, कुछ पावर ऐसे रखो कि जो सेंट्रल में रहे, ताकि आप ही डिसीजन ले लो, इनके पास डिसीजन ना जाना पाए, वरना प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, ये मनमानी करेंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर ऐसा डिसेंट्रलाइज करो, बांटो कि कंपनी का बैलेंस बना रहे, वरना बिगड़ जाएगा। तो पावर एक हाथ में हो, लेकिन लोगों को अगर पावर बांटा भी जा रहा है तो पावर ऐसा बांटा जाए कि किसी के अंदर तानाशाही टाइप की नेचर ना आए या कोई लापरवाही से काम ना करे। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन भी सही से होना चाहिए। क्लियर। पावर कुछ टॉप लेवल के पास हो, जो मेन पावर हो, बाकी का पावर बांटो, लेकिन उससे भी कोई प्रॉब्लम कंपनी में किसी को होने ना पाए। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब जब पावर ऊपर होता है, टॉप लेवल के पास होता है, और जब पावर वो लोग सबको बांट देते हैं अपने हिसाब से वर्कलोड कम करने के लिए, इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो पावर को सही से बैलेंस करके बांटा जाए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला आता है, कोई डाउट हो बच्चा तुरंत पूछिएगा, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, वैसे भी आप लोगों को देखते हुए चल रहा हूं। ठीक है, यहां तक का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया। ये पढ़ लिया यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे, देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। तो आगे का जो टॉपिक है मेरे बच्चों, वो हमें पढ़ना है स्केलर चेन। क्या पढ़ना है, स्केलर चेन। ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी और इनिशिएटिव, स्पिरिट, डीकॉप्स, इतने पॉइंट और पढ़ने, फिर 14 प्रिंसिपल खत्म हो जाएंगे। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, देखिए इन्होंने एक चेन बनाया, इन्होंने कहा ABCDEFGHI, ये इंप्लॉय है कंपनी में, ये इंप्लॉय और ये टॉप लेवल का अधिकारी, सीनियर इन लोगों का। अब मान लो ई को कोई बात आई को बताना है, तो पहले ई इनको बताए, फिर ये इनको बताए, फिर ये इनको बताए, फिर ये अपने बॉस को बताए, फिर ये इनको बताए, फिर ये इनको, फिर ये इनको, फिर ये बात यहां जाएगा। तो कोई भी बात एक श्रृंखला से, एक स्केलर चेन होके जाएगा, तब जाके इनको भी पता चलेगा क्या हो रहा है। ऐसे होता क्या है, देखो वैसे तो आज के टाइम पर ये चीज फॉलो नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि रीजन क्या है कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना, हम लोग व्हाट्सअप करके अगले को बता देते। बट पहले क्या था कि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इन्होंने ये चीज को बनाई तो इस जमाने में बहुत सही थी कि कोई भी बात अपने सीनियर को पता हो कि तब जूनियर के पास जाए, डायरेक्ट बात ना करें। ठीक है, तो ये बात इन्होंने कही कि स्केलर चेन फॉलो करना चाहिए अगर मैनेजमेंट करना है। इससे क्या होगा, कोई भी बात होगी जो कंपनी के लिए पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, उसको भी पता चल जाएगा और कंपनी उसे करेक्ट कर लेगी, सुधार लेगी। समझ में आया। अगला तो ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, व्यवस्थात्मक, मतलब सारी चीजें सिस्टमैटिक होनी चाहिए। बेटा ऑर्डर का मतलब क्या है, अब हम इसको पढ़ लिए हैं, ऑर्डर पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, बहुत प्यारा टॉपिक है, बस पॉइंट रेड पे आप लिख लीजिएगा। ऑर्डर क्या है बच्चों, मान लो यहां पर मटेरियल है और यहां पर स्टोर है, यहां पर मशीन काम कर रही है। तो ये कहते कोई भी चीज, चाहे मशीन हो, लेबर हो, मटेरियल हो, कोई भी इक्विपमेंट्स हो, टूल्स हो, ऐसा सिस्टमैटिक रखा जाए ताकि वर्क करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जैसे आप अपने कमरे में ऐसा सिस्टमैटिक रखे होंगे, जहां रूम लेके आप पढ़ रहे हैं, आपके घर में ही ले लो, आपने अलमीरे में किताब रखा होगा, ब्रश मंजन कहीं और रखा होगा, कपड़े कहीं और रखे होंगे, आप सिस्टमैटिक चीजों को उठाते हैं फिर वहीं रख देते हैं। यही होता है ऑर्डर फॉर्म। तो हर कंपनी अपने कंपनी में मटेरियल वगैरह
प्रोडक्शन वगैरह ऐसा सिस्टमेटिक तरीके से बनाए ताकि वर्क फ्लो हो रहे, वर्क में किसी प्रकार का जो है अवरोध उत्पन्न ना हो, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ऑर्डर फॉर्म में चीजें रखी जाए, मटेरियल कहीं रखा जाए जहां ताकि सिस्टमेटिक उठाकर मशीन में रख दिया जाए, माल बनने के बाद फिनिश्ड गुड्स होने के बाद उसे स्टोर रूम में रखा जाए। ऐसा सिस्टमैटिक ऑर्डर तरीके से काम होना चाहिए, वरना ओवरलैपिंग होगा, वर्क करने में प्रॉब्लम आएगी, कंफ्यूजन होगी। तो वर्क जो है सिस्टमैटिक तरीके से अगर चीजें रखी जाएंगी तो वर्क बहुत अच्छे से होगा। तो ऑर्डर मतलब चीजों को सिस्टमैटिक वे में रखना। अगला आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया गया है कि किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करना। हमारे यहाँ कास्टिज्म की बड़ी प्रॉब्लम है, क्षेत्र की बड़ी प्रॉब्लम है, एरिया की, सेक्स की बड़ी प्रॉब्लम है, लिंग की, वुमेन, मेन, ये सब लोग देखते हैं। वही कह रहे हैं कि सबको समान देखना है, चाहे वो वुमेन हो, मेन हो, या किसी भी एरिया का हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी कास्ट हो, रिलीजन हो, मैटर नहीं करता, सबको आप समान देखोगे। ये कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए कि ये इंश्योर कराए कि यहाँ पर किसी प्रकार का कास्टिज्म या किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं हो रहा है। अगला आता है स्टेबिलिटी, स्थिरता। हर एक कंपनी में बच्चों एम्प्लॉय बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक कंपनी में एम्प्लॉय बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको कंपनी में जब नौकरी दी जाती है तो इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। अब मान लो कंपनी में एम्प्लॉय को आप नाराज करते हो, अच्छा सैलरी नहीं देते हो, अच्छा ट्रीटमेंट उसके साथ नहीं होता, व्यवहार नहीं होता, वो कंपनी छोड़ के चला जाएगा। तो वो इस कंपनी में जो सीखा है कहीं और लगाएगा, उस कंपनी का फायदा कराएगा। तो वही कहते हैं कि ऐसा काम करो एम्प्लॉय स्टेबल बना रहे, जल्दी जाए ना छोड़ के, वरना कंपनी को बार बार ट्रेनिंग ही देना पड़ेगा, एम्प्लॉय लाने पड़ेंगे, जिससे कंपनी गुडविल डाउन होगी और अच्छे एम्प्लॉय, पोटेंशियल एम्प्लॉय कहीं और चले जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि कंपनी में जो एम्प्लॉय हो स्टेबल रहे लॉन्ग टर्म तक, जल्दी जाए ना, ऐसा कंपनी करे, उनके साथ बढ़िया सैलरी दे, उनको बढ़िया रिस्पेक्ट दे, उनके साथ बढ़िया बिहेव करे, तब जा करके कंपनी में वो बने रहेंगे। ठीक है। अगला आता है इनिशिएटिव। क्या आता है बच्चों? इनिशिएटिव। अगला कौन सा पॉइंट आता है? इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है, एक बात बताओ कि किसी भी कंपनी में बच्चा, किसी भी कंपनी में हर एम्प्लॉय को मैनेजमेंट करने से या कुछ नया करने से जो है, नया करने के लिए मोटिवेट किया जाए। जैसे मान लो जिस जगह मैं पढ़ाता हूं वहां पर मोटिवेट किया जाए, अरे सर आप लोग बताइए कि मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो हम लोग पहल करेंगे, इनिशिएटिव उठाएंगे, तब जाकर के कंपनी मैनेजमेंट अगर अच्छा होता तो हमारा नाम होगा, अरे हिमांशु सर ने ऐसा बना दिया प्लान की जो है कंपनी बहुत आगे निकल गई। तो ये कहते हैं कि हर एक कंपनी में एम्प्लॉइयों को, वर्कर्स को इनिशिएटिव उठाने देना चाहिए ताकि वो कंपनी को सपोर्ट करें और मोटिवेट हो करके। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय कुछ बता रहा है, आप करें भक ये नहीं होगा, मैं बताऊंगा, ये गलत है। हर कंपनी में एम्प्लॉय को इनिशिएटिव, पहल करने की कोशिश करने देना चाहिए। हो सकता है कि उनके पास आपसे ज़्यादा अच्छा आइडिया हो, आपसे ज़्यादा अच्छा माइंड हो, आपसे ज़्यादा क्रिएटिव हो, आप ज़्यादा अच्छे थिंकिंग को रखते हो, तो हर एम्प्लॉय को इनिशिएटिव उठाने का मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो पहल करे और किसी काम को करे, आप मोटिवेट करें सर आगे और बताइए, आप हैं तो कंपनी है, ऐसा कुछ करें ताकि हर एम्प्लॉय पहले कदम उठा करके कंपनी को सपोर्ट करे। क्लियर? तो हर कंपनी को इनिशिएटिव उठाने का मौका देना चाहिए, उसे डांटना, दुत्कारना नहीं चाहिए, उसको रिस्पेक्ट दो। हर एक कंपनी में एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा और अपनी पार्टिसिपेशन करेगा मैनेजमेंट में, किसी काम में, जिससे कंपनी बहुत तेजी से आगे जाएगी। ठीक है। सिर्फ मैनेजमेंट के भरोसे कंपनी नहीं चल सकती, एम्प्लॉय को भी इनिशिएटिव करने का मौका दो। स्पिरिट डी कॉर्प्स, बेटा इसको वैसे एक सिंपल भाषा में कहते हैं हार्मोनी। क्या कहते हैं? हार्मोनी। हार्मोनी मतलब हर एक कंपनी में ये कहते हैं कोऑर्डिनेशन बना रहे, कोऑपरेशन बना रहे, ताकि कंपनी में लोगों के बीच में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो। स्पिरिट डी कॉर्प, ये लैटिन भाषा है, इसका मतलब होता है सामंजस्य, किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, सबके बीच में संतुलन बना रहे, प्यार बना रहे और कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है। तो यही इनका प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल। हार्मोनी का मतलब होता है सामंजस्य, बैलेंस बना रहे एम्प्लॉय के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में, किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, हार्मोनी क्रिएट रहे। ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये डिवीजन ऑफ लेबर है। ये इतना पॉइंट हमने इधर बताया और इधर बताया। किसी कोई प्रॉब्लम आए बच्चा रिवीजन कर ले, कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले। क्लास यहीं खत्म करता हूं। ठीक है। थैंक यू बच्चों।